उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में आज तीसरे, चौथे और पांचवें चरण को लेकर टिकटों पर मंथन। थोड़ी देर में पहुंचेंगे सीएम योगी। गाजियाबाद में कोविड अस्पताल का भी करेंगे निरीक्षण। हरक सिंह रावत ज्वाइन कर सकते हैं कांग्रेस। न्यूज 18 से खास बातचीत में बोले हरक सिंह, 40 से ज्यादा सीटों के साथ बनाएंगे कांग्रेस की सरकार। हरक सिंह रावत को लेकर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी, कहा बीजेपी में कोई टूट नहीं, एक परिवार एक टिकट की नीति पर है कायम, अनुशासन में कोई कोताही नहीं। नरेश टिकैत के मुजफ्फरनगर आवास पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, मुलाकात कर स्वास्थ्य का लिया हालचाल। नरेश टिकैत के बयान पर उठे विवाद को लेकर बोले राकेश टिकैत, हमारा किसी दल को समर्थन नहीं, जो जहां चाहे वोट दे। देश में कोरोना के 2.5 लाख से ज्यादा नए केस, 1.5 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर। अब तक ओमिक्रॉन के 8,209 मामले। कथक सम्राट पद्म विभूषण बिरजू महाराज का निधन। 83 साल की उम्र में दिल्ली के अस्पताल में लिया आखिरी सांस। सीएम योगी ने जताया शोक। नमस्कार, मैं हूं अनुपम। उत्तराखंड से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। देहरादून में सरिता आर्या बीजेपी में शामिल होंगी। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सरिता आर्या पूर्व विधायक रह चुकी हैं। सरिता आर्या यशपाल आर्य के कांग्रेस में आने से नाराज थी, तो बीजेपी में शामिल होंगी यहां पर सरिता आर्या। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। यशपाल आर्य के कांग्रेस में आने से नाराज थी, ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको जानकारी दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में सरिता आर्या अब से थोड़ी देर में शामिल होंगी। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की अध्यक्ष और पूर्व विधायक रह चुकी हैं सरिता आर्या। यशपाल आर्य के कांग्रेस में आने से वो नाराज चल रही थी। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सरिता आर्या और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगी। सरिता आर्या अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगी। ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड से यहां पर एक बड़ी खबर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगी सरिता आर्या। इससे पहले वो उत्तराखंड महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी, पूर्व विधायक रह चुकी हैं और यशपाल आर्या के कांग्रेस में आने से वो नाराज थी और अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने का फैसला किया है। तो सरिता आर्या भारतीय जनता पार्टी को आज ज्वाइन करेंगी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पूर्व विधायक रह चुकी हैं सरिता आर्या, भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। यशपाल आर्य के कांग्रेस में आने से नाराज थी और बातचीत करने के लिए सुनील प्रभात हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, क्या अपडेट मिल पा रहा है सरिता आर्या के बारे में? भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है उन्होंने? देखिए, हम अभी ज्वाइन नहीं किए हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार सरिता आर्या बीजेपी के संपर्क में थी, बीजेपी के जो चुनाव प्रभारी हैं प्रहलाद जोशी, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई थी। आज 3 बजे मुख्यमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी और इसी पीसी में सरिता आर्या को बीजेपी ज्वाइन करनी थी। लेकिन अभी जो जानकारी मिली है कि 3 बजे की जो पीसी मुख्यमंत्री की थी वो स्थगित कर दी। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि सरिता आर्या बीजेपी ज्वाइन करेंगी, आज ज्वाइन करेंगी, लेकिन किस समय ज्वाइन करेंगी इसकी जानकारी अभी मिल नहीं पा रही है। जी, क्या माना जाए? ये बताया जा रहा है कि यशपाल आर्या के कांग्रेस में आने से वो नाराज चल रही थी, तो क्या पूरा विवाद था? देखिए, सरिता आर्या महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रही है पिछले कई टर्म से। इसके अलावा 2012 से 17 के बीच जब कांग्रेस की सरकार थी वो नैनीताल से विधायक रही है। अब मौजूदा विधायक वहां पर संजीव आर्य थे जो बीजेपी से विधायक थे, लेकिन इस बीच संजीव आर्य जब कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन कर ली तो इससे शुरू से ही सरिता आर्या नाराज चल रही थी, क्योंकि उनको लगता है कि संजीव आर्य जब कांग्रेस में आ चुके हैं तो टिकट उन्हीं को मिलेगा, उनको उनका टिकट कट सकता है सरिता आर्य का। इसी को लेकर वो लगातार कांग्रेस से भी बार्गेनिंग उनकी चल रही थी, लेकिन ये माना जा रहा है कि उनकी बात नहीं बनी और इसी के मद्देनजर अब वो बीजेपी ज्वाइन करने जा रही है। जी सुनील, तो किस तरीके से माना जाए, लगातार उथल पुथल का दौर जारी है, जहां पर हरक सिंह का फैक्टर अलग चल रहा है और यहां पर देख रहे हैं कि सरिता आर्या बीजेपी में शामिल हो रही हैं, तो यानी कि अब ये दौर शुरू हो चुका है सियासी उथल पुथल का और भी लोग एक दूसरे दल में शामिल होंगे। बिल्कुल अनुपम, जिस तरह से आप देखेंगे कि कांग्रेस को 14 जनवरी को अपने टिकट फाइनल करने थे, ये बकायदे घोषणा की गई थी कि एक लिस्ट 14 जनवरी को आ जाएगी, लेकिन आज तक कांग्रेस की लिस्ट बाहर नहीं आई है।
दूसरी ओर बीजेपी के कैंडिडेट से भी लगातार मंथन चल रहा है। बिल्कुल और ये सुनील, माना आप जा रहा है नजर कि बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। सुनील प्रभात हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जांच में बड़ा खुलासा। पुलवामा हमला के बाद यूपी बिहार के युवाओं को आतंकी संगठन में जोड़ने की साजिश थी। एनआईए की चार्जशीट में खुलासा हुआ है। पुलवामा हमले के बाद आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का मुखौटा संगठन लश्कर मुस्तफा कर रहा था साजिश। इंटरनेशनल दबाव से बचने के लिए लश्कर मुस्तफा को तैयार किया गया था, जो आईएसआई के इशारे पर एक साजिश के तहत आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का नाम बदलकर काम कर रहा था। इस आतंकी संगठन ने एक साजिश के तहत जम्मू कश्मीर के साथ साथ यूपी बिहार के युवाओं को भी भर्ती करने की योजना बनाई, इससे कि ये लगे कि भारत देश के अंदर दूसरे राज्यों में भी प्रॉब्लम है, जबकि बिहार के गरीब लड़कों को पैसों का लालच देकर और उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसे जिहादी बनाया गया था। आतंकी संगठन लश्कर मुस्तफा को बनाने के बाद संगठन का प्रमुख हिदायतुल्लाह मलिक और हसनैन को बनाया गया था, जो सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमले करने वाली टीम का सदस्य था, जो पुलवामा हमले के दौरान और उसके बाद सीधे पाकिस्तान में रहने वाले आतंकी मौलाना मसूद अजहर का भाई मुफ्ती अब्दुल रऊफ असगर सहित जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन के कई बड़े आतंकियों के साथ जुड़ा था। तो बातचीत करने के लिए शंकर आनंद हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं, जिन्होंने इस खबर को ब्रेक किया। शंकर, क्या अपडेट मिल पा रहा है? कैसे पूरी प्लानिंग की गई, क्या ताना बना गया और कैसे अब ये चीजें सामने आई हैं? देखिए, जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए इस मामले की तफ्तीश कर रही है और इस मामले की तफ्तीश के दौरान जो कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली, जिसमें कि प्रमुख तौर पे यह जानकारी मिली कि पुलवामा अटैक जब साल 2019 में हुआ था, तो उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव और ज्यादा ना बढ़े, इस मामले को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने एक विशेष तरीके से एक योजना बनाई और उस योजना के तहत लश्कर मुस्तफा नाम के एक संगठन को तैयार किया गया। लेकिन यहां पर यह बात हुआ कि किस तरह से जिस तरह से लगातार जैश ए मोहम्मद पर कई तरह के इल्जाम लग रहे थे, जो पाकिस्तान के आतंकी संगठन है, तो इस संगठन में उत्तर प्रदेश और बिहार के युवाओं को शामिल किया जाए। लेकिन उन युवाओं को कैसे शामिल किया जाए, तो इसके लिए सबसे पहले चुना गया कि उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर काफी युवा जो है अवैध हथियारों की तस्करी करते हैं। लिहाजा उत्तर प्रदेश का अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में अलीगढ़, मथुरा और जो अलीगढ़ का इलाका है, इस इलाके से काफी लोगों को भर्ती करने की योजना बनाई गई। इसके साथ ही जो बिहार का इलाका है, बिहार का बिल्कुल शंकर, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। शंकर आनंद हमें तमाम अपडेट दे रहे थे, शुक्रिया शंकर का। आज दिल्ली में बीजेपी कोर टीम की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव पर मंथन होगा, टिकटों के बंटवारे पर बातचीत होगी। इस बैठक में तीसरे, चौथे और पांचवें चरण के उम्मीदवारों पर चर्चा होगी। खबर यह भी है कि बीजेपी 25% विधायकों के टिकट काट सकती है। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह शामिल होंगे। और बातचीत करने के लिए पवन गौड़ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, क्या अपडेट मिल पा रहा है? मुख्यमंत्री कितने बजे पहुंचेंगे और कौन कौन लोग इस कोर ग्रुप की बैठक में शामिल रहेंगे? देखिए, तकरीबन 3:20 पर मुख्यमंत्री का उत्तर प्रदेश यहाँ दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम है और उसके बाद में अभी तक बैठक का समय हालांकि तय नहीं हो पाया, क्योंकि पहले पंजाब को लेकर बैठक बीजेपी की कोर ग्रुप की चल रही है। जब वो पंजाब की बैठक खत्म हो जाएगी, उसके बाद में उत्तर प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक शुरू होगी। तो यहाँ जो मुख्यमंत्री हैं वो तकरीबन 3:20 पर दिल्ली पहुंचेंगे और उसके बाद में यहाँ सुबह से ही जो उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। हालांकि अभी कुछ जो सदस्य हैं कोर कमेटी के, चाहे वो उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य हो या चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान हो, वो लखनऊ में अभी बैठक कर रहे हैं। यहाँ सीटों के फाइनल चयन को लेकर पहले एक बार लखनऊ में उनकी एक फॉर्मल बैठक चल रही है, उसके बाद वो लोग भी दिल्ली के लिए रवाना होंगे और आज देर शाम दिल्ली में ये बैठक हो जाएगी। आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। इधर हरक सिंह के पार्टी में शामिल होने की खबर पर उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल का बयान सामने आया है। हरक सिंह के आने से पार्टी को फायदा होगा। हालांकि अभी हरक सिंह रावत को लेकर पार्टी में कोई चर्चा नहीं हुई है। अभी सब मिलकर पार्टी में चर्चा करेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि वो पार्टी में शामिल होंगे या नहीं। कांग्रेस की सरकार गिराने के सवाल पर गोदियाल ने कहा कि हरक सिंह ने खुद माना कि उनसे गलती हुई है और वो मजबूत जनाधार वाले नेता हैं। हालांकि इस पर पार्टी ने कोई फैसला नहीं लिया है। अगर वो कांग्रेस ज्वाइन करते हैं तो पार्टी निश्चित रूप से मजबूत होगी।
उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गुदियाल जी, गणेश जी, जिस तरह से हरक सिंह रावत ने बयान दिया है कि वो बहुत आहत है और उसके बाद कांग्रेस में आने की मंशा जताई है, इसको लेकर क्या चर्चा हुई है? एक साथ आ जाइए प्लीज। इसको लेकर चर्चा हुई है सर? नहीं, मैंने अभी उनका बयान सुना और उनका बयान, मैं उनके इस बयान का स्वागत करता हूं कि जो उन्होंने कहा कि मैं निस्वार्थ कांग्रेस की सेवा करूंगा, कांग्रेस के लिए निस्वार्थ काम करूंगा। मैं उनके इस बयान का स्वागत करता हूं। और अब चूंकि आज बैठक भी है, सभी वरिष्ठ नेता लोग यहां पर पहुंचेंगे, इस पर चर्चा करेंगे और आगे की बात डिसाइड करेंगे। गणेश जी, आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं उत्तराखंड कांग्रेस के। जिस तरह से जब आप लोगों की सरकार उत्तराखंड में हुआ करती थी, उस दौरान हरक सिंह रावत के ऊपर ये एलिगेशन भी कि उन्होंने आपकी सरकार गिराई थी, और ऐसे में अगर उनको अपनी पार्टी में शामिल करते हैं तो क्या कार्यकर्ताओं में अच्छा संदेश जाएगा? देखिए, ये तो स्वयं उन्होंने भी महसूस किया कि उनसे गलती हुई। मैंने एक आध उनका स्टेटमेंट भी सुना कि वो गलती थी। तो अगर इसको महसूस करते हैं तो फिर उस पर विचार किया जाना चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि वो पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं पहले पूर्व में, और उनका एक अपना जनाधार है पूरे उत्तराखंड में। अब ये आवश्यक नहीं है कि लोग जिस रूप में, कार्यकर्ता जिस रूप में समझ रहे होंगे कि इस रूप में उनका उपयोग किया जाए, ये आवश्यक नहीं है। पार्टी अगर उनका उपयोग किसी दूसरे रूप में करना चाहती है तो उस पर भी विचार हो सकता है। और पर ये अभी सब भविष्य की बातें हैं। जब तक हमारे सामने कोई बात खुलकर नहीं आई है, तब ज्वाइनिंग को लेकर कोई चर्चा पार्टी के अंदर नहीं, अभी तक कोई ऐसी बात है नहीं। जब चर्चा होगी तो तब इन सब चीजों पर। आखिरी सवाल है, जिस तरह से बीजेपी में कहा जा रहा है कि उनको इसलिए टिकट नहीं दिया था क्योंकि वो अपनी फैमिली के अन्य सदस्यों के लिए भी टिकट मांग रहे थे, तो क्या यहाँ भी अगर वो अपने परिवार के अन्य सदस्यों के लिए टिकट मांगेगा, ज्वाइन करते हैं, तो उस पर विचार करेंगे? देखिए, बीजेपी को पहले ये इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि अगर बीजेपी की ये नीति थी कि एक फैमिली से एक ही टिकट मिलेगा, तो यशपाल आर्य जी के मामले में उनका क्या कहना होगा जब उन्होंने 2017 में यशपाल आर्य जी को भी टिकट दिया और उनके बेटे को भी टिकट दिया। तो ये तो बीजेपी उस समय नियम बना चुकी थी। तो अब इस समय क्या दिक्कत थी उनकी? इस समय परिवारवाद के खिलाफ हैं हम, ये सब दिखाने की, ये दिखावा है, ये सब दिखावा है। तो ये बात उनको, बीजेपी को इसका जवाब देना पड़ेगा कि अगर आप आज इस पर स्टैंड हैं तो आप उस समय उस बात पर स्टैंड क्यों नहीं थे? तो क्या हरक सिंह रावत के आने से पार्टी मजबूत होगी, आप क्या कहना चाह रहे हैं, अगर ज्वाइन करते हैं तो? अगर वो जैसे उन्होंने कहा है कि मैं कांग्रेस के लिए काम करूंगा, निश्चित रूप में पार्टी को फायदा होगा। इसमें बातचीत करने के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने नरेश टिकैत से मुलाकात की है। संजीव बालियान नरेश टिकैत के गांव पहुंचे थे और उनके आवास पर उन्होंने टिकैत के स्वास्थ्य का हालचाल लिया। चुनावी माहौल में इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। तो संजीव बालियान ने यहां पर नरेश टिकैत से मुलाकात की है। वो तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, उनके आवास पर जाकर मुलाकात की गई है। प्रयागराज से खबर है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन किसी भी सियासी दल या गठबंधन को अपना समर्थन नहीं देगा। राकेश टिकैत ने कहा कि एक प्रत्याशी समर्थन मांगने आया था, उसे आशीर्वाद दिया गया। हम किसी पार्टी या गठबंधन का समर्थन नहीं दे रहे। नहीं, हमारा ये है कि हमारा किसी को समर्थन नहीं है। लोग अपनी विचारधारा जिसकी जहां होगी वहां पर वोट देगा। लोग सरकार से तंग होगा, दूसरे को दे देगा। सरकार से खुश होगा, इनको दे देगा। मान लो। बीजेपी दफ्तर पहुंची सरिता आर्या, ये बड़ी खबर आ रही है। देहरादून सरिता आर्या बीजेपी में शामिल होंगी, बीजेपी के दफ्तर पहुंच गई हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंची सरिता आर्या बीजेपी में शामिल होंगी। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। सरिता आर्या उत्तराखंड महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, पूर्व विधायक रह चुकी हैं सरिता आर्या, और यशपाल आर्य के कांग्रेस में आने से वो नाराज थी और फिलहाल वो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंची हैं। ये तस्वीरें हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सरिता आर्या भारतीय जनता पार्टी में अब से कुछ देर में शामिल होंगी। उनकी तस्वीरें हमारे पास आ रही है। जिन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि सरिता आर्या आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सरिता आर्या भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। वो पार्टी में शामिल होने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पहुंच रही हैं और अब से थोड़ी देर बाद सरिता आर्या भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगी
और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगी। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, देहरादून से ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सरिता आर्या कुछ देर में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने जा रही हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंची हैं इस वक्त और वहीं पर वो पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगी। और बातचीत करने के लिए दीपांकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपांकर, कुछ ही देर में सरिता आर्या भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेंगी, किस तरह से माना जाए उनकी ज्वाइनिंग को और कितने प्रभाव क्षेत्र है सरिता आर्या का? दीपांकर, आवाज आ रही है आपको मेरी? दीपांकर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? दीपांकर से लगता हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, उनसे हम संपर्क करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सरिता आर्या बीजेपी के दफ्तर पहुंची हैं और ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर मदन कौशिक उनके साथ दिख रहे हैं। सरिता आर्या कुछ देर बाद भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगी। जिस तरीके से उत्तराखंड में कांग्रेस की महिला की विंग की अध्यक्ष है वो और साथ ही साथ पूर्व विधायक है, ऐसे में अब उन्होंने यहां पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का कदम उठाया है और आज वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं। अभी कुछ देर पहले जब वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंची उस वक्त की तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं कि सरिता आर्या के साथ मदन कौशिक वहां पर मौजूद थे और वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के अंदर दाखिल हुई। एक तरफ जहां हरक सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, वहीं सरिता आर्या बीजेपी से अपनी पारी की शुरुआत कर रही हैं। वो कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आ रही हैं। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त। दीपांकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ। दीपांकर, अब राजनीतिक उथल पुथल का दौर शुरू हो गया है। हरक सिंह जहां कांग्रेस में जा रहे हैं, वहीं सरिता आर्या आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रही हैं। बिल्कुल अनुपम, उससे कल के बाद सरिता आर्या यहाँ पर बीजेपी का दामन थामने की कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष है और यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका जरूर है। हालांकि नैनीताल सीट को लेकर लगातार विवाद था क्योंकि संजीव आर्य जो अभी विधायक है वहां पर, वो पहले बीजेपी में रहे, फिर अपने पिता यशपाल आर्य के साथ वो कांग्रेस में शामिल हुए। तो फिर ये बात आई कि जाहिर तौर पर जब संजीव आर्य कांग्रेस में वापस गए तो संजीव आर्य को ही वहां टिकट मिलेगा। तो सरिता ने बार बार ये बात कांग्रेस हाईकमान से कही, आला कमान से कही कि 5 साल से मैंने मेहनत की, वो सीट रिजर्व सीट है, इससे मेरा क्लेम उस पर बनता है। लेकिन जब बात नहीं सुनी गई, सीट है इससे मेरा क्लेम उस पर बनता है, लेकिन जब बात नहीं सुनी गई तो आज फाइनली सरिता आर्या जो महिला प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस की, वो अब बीजेपी में शामिल होने जा रही है। तो एक तरफ हरक सिंह रावत को बीजेपी से बाहर कर दिया गया, तो सरिता आर्या अब से कुछ देर के बाद पहुंच चुकी है बीजेपी के ऑफिस में। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक यहां पर मौजूद है और वो उनकी यहां पर ज्वाइनिंग करवाने वाले हैं। अनुपम, किस तरह से समीकरणों को समझा जाए? ये कह रहे हैं यशपाल आर्य जब से कांग्रेस में आए तब से सरिता आर्या अपने आप को सहज महसूस नहीं कर रही थी, या इसके कुछ चुनावी मायने भी है? अनुपम, सबसे बड़ी बात यह थी कि सरिता आर्या से बार बार ये सवाल पूछा गया था कि अगर संजीव आर्य आ चुके हैं, आपको टिकट नहीं मिलेगा, तो उनका ये कहना था कि मैं महिला प्रदेश अध्यक्ष हूं कांग्रेस की, अगर पार्टी मुझे टिकट नहीं दे सकती तो फिर मैं जो बाकी महिलाएं हैं उनको क्या टिकट दिलवा पाऊंगी। तो यही बात फिर फाइनली निकल के आई कि सरिता आर्या को अब कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। अब सवाल है कि कांग्रेस कितनी महिलाओं को टिकट देगी या कौन वहां पर नया महिला प्रदेश अध्यक्ष किसको बनाएगी, बहुत सारे सवाल है। लेकिन हाँ, बीजेपी ने कहीं ना कहीं वहां पर मैनेज किया। अब सवाल है कि जो नैनीताल सीट पर फाइट होगी, क्या सरिता आर्या वहां पर संजीव आर्य को फाइट दे पाएंगी? युवा है संजीव आर्य और अभी अभी बीजेपी से वापस कांग्रेस में गए, तो एक दिलचस्प मुकाबला अगर बीजेपी यहां पर सरिता आर्य को टिकट देती है तो नैनीताल सीट पर देखने को जरूर मिलेगा। और खासतौर दलित हैं, रिजर्व सीट है, महिला है, तो बहुत एक मैसेज भी बीजेपी ने कोशिश की है। बीजेपी यह भी बताने की कोशिश करेगी कि महिलाओं का सम्मान कांग्रेस नहीं करती, दलितों का सम्मान कांग्रेस नहीं करती और अपनी महिला प्रदेश अध्यक्ष को जो पार्टी टिकट नहीं दे सकती उसको हम इस वक्त तवज्जो दे रहे हैं और अपनी पार्टी में शामिल करने जा रहे हैं। अनुपम, बिल्कुल बिल्कुल दीपांकर, आप नजर बना के रखिए। जैसे ही वहां पर सरिता आर्या भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगी उस वक्त की तस्वीरें भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल रुकना एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। अखिलेश यादव इस वक्त पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं, सीधे आपको ले चलते हैं। और साथ ही साथ मेरी डॉक्टर से भी बात हुई जो सुरेंद्र को उस समय देख रहे थे। मैंने डॉक्टर से यही कहा कि अगर आप इलाज कर सकते हैं तो आप इलाज करिए, और अगर रेफ़र करना चाहते हैं, इनके परिवार के अगर लोग चाहते हैं रेफ़र कर दें और इलाज कहीं और हो जाए इनका, तो वो तुरंत करिए जिससे इनकी जान बच जाए।
सच्चाई ये है कि समय पर इलाज और वहाँ के नेता कार्यकर्ताओं ने जो उनकी मदद की, और सबसे बड़ी मदद की है भगवान ने जो इन्हें बचा लिया। इन्होंने किसान की लड़ाई लड़ी, और मैं तमाम अपने किसान नेताओं को, किसानों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने संघर्ष किया, जो अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे, और किसानों ने आखिरकार सरकार को झुका ही दिया। 3 काले कानून आए थे, 3 काले कानून लाए गए थे, किसानों के ऊपर न जाने कैसे कानून लागू हो रहे थे। खेती बर्बाद हो जाती, जमीन छिन जाती, किसान मजदूर बन जाता, दूसरों के हाथ में पूरी की पूरी फसलों का, अनाज का कंट्रोल चला जाता, मार्केट पे छूट जाता हमारा किसान। किसान शहीद हुए, जान गई, आंदोलन किया, झूठे मुकदमे लगे, परवाह नहीं की, और उस आंदोलन को लगातार चलाते रहे। अंततः वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तीनों किसानों के काले कानून वापस लिए। जो लोग आतंकवादी कहते थे, जो लोग मवाली कहते थे, न जाने किन शब्दों से किसानों को अपमानित करते थे, आज वो कह रहे हैं कि किसानों के हित में वो 3 कानून वापस लिए। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हम अन्य संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसान पर अत्याचार और अन्याय किया है उनको हराएंगे और हटाएंगे। इसके लिए मैं कहूंगा कि तेजिंदर विक जी हमें संकल्प दिलाएं, और तेजिंदर विक के साथ साथ हम अपनी पार्टी के नेता कार्यकर्ता किसान भाइयों से कहेंगे कि संकल्प लें, अन्य संकल्प लें, और भारतीय जनता पार्टी को हराएं और हटाएं। हाँ, खड़े हो। अखिलेश यादव की यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये हम आपको दिखा रहे हैं अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, किस तरीके से संकल्प ले रहे हैं यहां पर, और ये संकल्प लेते हुए तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अन्य संकल्प यहां पर लिया जा रहा है, और ये संकल्प लेते हुए अखिलेश यादव यहां पर दिख रहे हैं। कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव। किया उनको हराएंगे और हटाएंगे, ये हमारा अन्य संकल्प है। हराएंगे और हटाएंगे। जय जवान, जय किसान। और इसके साथ साथ हम अपने पत्रकार साथियों से भी कहेंगे, बाद में चुपचाप आप भी लेना संकल्प। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो तो आएगा, और मैनिफेस्टो में बहुत सी चीजें आएंगी, लेकिन आज किसान के सवाल पे जब अन्य संकल्प लिया है तो समाजवादी पार्टी और हमारे मैनिफेस्टो में इस बात को शामिल करेंगे कि सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी, और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड भी अगर बनाना पड़ेगा, फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बनाने का काम करेंगे, जिससे किसानों का भुगतान न रुके। साथ ही साथ 300 यूनिट जो फ्री बिजली का समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है, घोषणा की है, मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे। मैं उस बात को फिर दोहराता हूं कि सभी किसानों की सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। साथ ही साथ ब्याज मुक्त लोन, बीमा एवं पेंशन की भी व्यवस्था किसानों के लिए की जाएगी।
बहुत अच्छा सवाल इसलिए पूछा, कभी उनसे पूछिए जिन्होंने ये कहा कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कर देंगे, और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारी भी इतने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। और जहां तक समाजवादी पार्टी का है, इसीलिए मैंने कहा कि हम मैनिफेस्टो में जब आपके सामने आएंगे उन तमाम बिंदुओं को रखेंगे जिनसे इन चीजों को पूरा किया जाएगा। अगर आज किसानों पे रखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इन्हीं बिंदुओं पे रखिए, क्योंकि इधर उधर की बात होगी तो बहुत लंबी बात जाएगी। समाजवादी पार्टी और हम अन्य संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अत्याचार और अन्याय किया है उस भाजपा को हराएंगे, हटाएंगे। हमारी अपील है कि किसान अन्नदाता भारतीय जनता पार्टी को हराएं, हटाएं। साथ ही साथ हम अपने तमाम लोगों से कहेंगे इस अन्न संकल्प को से जुड़